नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका विशाल एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेरिका और यूक्रेन के बारे में। तो अमेरिका यूक्रेन के बारे में क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है इंटरनेट पे, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट और यूक्रेन प्रेसिडेंट दोनों के बीच में आर्गुमेंट होते हैं एंड वो आर्गुमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिस चीज़ को वो के लिए वो मिल रहे थे, जिस चीज़ के लिए वो मीटिंग कर रहे थे, वो भी पूरी नहीं हो सकी। तो अब ये सोचना समझना होगा कि क्या अब तक जो अमेरिका जो यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा था रशिया के अगेंस्ट, बिकॉज़ रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है 3 साल से, तो उसमें बहुत बड़ा सपोर्टर अमेरिका था। तो क्या आगे भी अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देखना। एंड जो अभी आर्गुमेंट हुआ है व्हाइट हाउस के अंदर इन दोनों लीडर्स के बीच में, वो कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसको हैरान करने वाला है। एंड ये भी समझना होगा कि जब से अमेरिकन प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तब से उन्होंने उनके जो फैसले हैं, उनके फैसलों ने पूरी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको हैरान तो करके रखा हुआ है, लगातार करके रखा हुआ है। तो उन्हीं में से एक था ये, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। एंड अब ये भी समझना होगा कि जो अमेरिका वो यूक्रेन में इतना इंटरेस्टेड है क्यों? तो क्या है कि लगातार 3 साल से पिछले 3 साल से अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, बिकॉज़ यूक्रेन जो है वॉर में है रशिया के साथ। तो रशिया जो है यूक्रेन को कब्जाना चाहता है। कब्जाना चाहता है, नहीं चाहता वो शायद अभी तक कन्फर्म नहीं है। बिकॉज़ अगर कब्जाना चाहता तो शायद कर भी सकता था, बिकॉज़ यूक्रेन जो है वो इतना अभी पावरफुल नहीं है अगेंस्ट रशिया। लेकिन ये समझना होगा कि जो यूक्रेन है वो कभी पार्ट था यूएसएसआर का। यूएसएसआर जो है वो आज का रशिया हम समझ सकते हैं, ओके? तो हम समझ सकते हैं कि जो यूक्रेन है, जो रशिया, उनका कहीं न कहीं जो है वो जॉइंट हिस्ट्री है, ओके? लेकिन ये भी समझना होगा कि जो यूएसएसआर है उससे अलग यूक्रेन हुआ, अपना एक अलग अलग उन्होंने कंट्री बनाया। एंड इस जो कंट्री है वो आज एक यूरोप का पार्ट है। एंड यूरोप के अंदर जो यूक्रेन है वो सबसे बड़ी कंट्री में से एक कंट्री है। एंड यूक्रेन के पास अपना ऑयल रिजर्व है, अपना गैस रिजर्व है, अपना कोल रिजर्व है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यूक्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड है यूरोप के अदर कंट्रीज से मिनरल्स के मामलों में। तो जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है दूसरों के मिनरल्स में, ये तो हम समझते हैं एंड ये हम जानते भी हैं। एंड यहाँ पर मुझे एक कहानी याद आती है, क्या है कि जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश ने एक रूल लेके आए थे। यहाँ पे छोटे-छोटे राज्य थे, तो उन्होंने एक रूल क्या लाए थे, इसको हम जानते हैं सब्सिडी अलायंस के अकॉर्डिंग। तो सब्सिडी अलायंस में क्या था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो हमारे जो छोटे-छोटे राज्य थे उन पर अपनी सेना उनके यहाँ पे छोड़ दी और उनको बोला कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, इसकी एवज़ में आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो सेम यही वाला पैटर्न अपनाता है अमेरिका। वो भी यही क्या करता है कि हम आपके कंट्री को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको इसके एवज़ में हमें कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो इसी तरीके का जो समझौता है, वो करने वाले थे व्हाइट हाउस के अंदर। इसमें क्या था कि अमेरिका चाहता था कि वो जो यूक्रेन के जो मिनरल्स हैं, उस पर अपना होल्ड करे, ओके? क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा रिज़र्व रखता है गैसेस का एंड ऑयल्स का। तो वो चाहता है कि इन सभी पर वो अपना होल्ड करके रखे। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे व्हाइट हाउस के अंदर, तो लेकिन वो आर्गुमेंट वो बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ गया कि जो डील है वो कहीं न कहीं बीच में लटक गई। एंड अब ये भी बहुत ज़्यादा हैरानी है कि क्या अब जो अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को, क्या वो आगे भी सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा? बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रम्प वो साफ-साफ बोल चुके हैं कि जो ज़ेलेंस्की है वो एक डिक्टेटरशिप को लीड कर रहा है यूक्रेन के अंदर एंड वे नहीं चाहते कि जो यूक्रेन के साथ उनका सीज़ फायर हो। एक्चुअली जब डिबेट चल रही थी इन दोनों लीडर्स के बीच में, तो वहाँ पर जो यूक्रेन प्रेज़िडेंट है वो साफ-साफ बोलते हैं कि हमें जो यूएसएसआर है, मतलब जो रशिया है, उससे हमें सीज़ फायर नहीं चाहिए, हमें उससे सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप हमें सिक्योरिटी देते हैं तो हम आपके साथ डील करने के लिए रेडी है। लेकिन जो अमेरिकन प्रेज़िडेंट है वो कह रहे थे कि हम आपका जो है सीज़ फायर करा सकते हैं रशिया के साथ। तो इस चीज़ को लेके जो यूक्रेन प्रेज़िडेंट है उन्होंने साफ-साफ क्लियर बोला कि जो रशिया है, रशिया ऑलरेडी कहीं बार पहले भी सीज़ फायर को ब्रेक कर चुका है। अगर हम दोबारा से सीज़ फायर करते हैं तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा से सीज़ फायर नहीं करेगा? ऑफ़ कोर्स उनकी बात सही है, बिकॉज़ इससे पहले भी बिकॉज़ जब से यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हुआ, बिकॉज़ यूएसएसआर का ही पार्ट था यूक्रेन पहले, जो कि आज का रशिया हम जानते हैं, ओके? तो जब से अलग हुआ है यूक्रेन, तो तब से कहीं बार जो यूक्रेन है उसने फेस ऑफ किया रशिया को। उसमें से 2024 का भी बहुत बड़ा मामला था जिसमें उसने क्रीमिया को कब्ज़ाया था, जो यूक्रेन का पार्ट था, जो आज भी रशिया के कब्ज़े में है।
तो इसी चीज़ को लेके जो जेलेंस्की है उन्होंने अपनी बात को रखा एंड उन्होंने साफ-साफ बोला कि जब मतलब 2015 में जब आप खुद प्रेज़िडेंट थे तब भी आप उनकी जो जो लगातार जो बाउंड्रीज़ पर जो हमारे सोल्जर्स, जो हमारे सिटिज़न्स मर रहे थे, आपने तभी भी कुछ नहीं कर पाए। तो आगे क्या गारंटी है कि आप कुछ कर पाएँगे? Those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2015. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. तो बहुत फॉरवर्ड जो यूक्रेन प्रेसिडेंट रहे, शायद मैं उनको अप्रिशिएट ही करूँगा बिकॉज़ इतनी फॉरवर्ड उन्होंने अपनी बात को रखा एंड वहाँ पे वे दबे नहीं बिकॉज़ जैसे कि व्हाइट हाउस में थे एंड एक बड़े लीडर के साथ वो बात कर रहे थे, वो बिल्कुल नहीं दबे, उन्होंने अपनी बात को बहुत क्लियर एंड कट रखा। तो ये आर्गुमेंट इतना बड़ा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने यूक्रेन प्रेसिडेंट को थोड़ा-सा आप देख सकते हैं इस छोटी-सी क्लिप में कि उन्होंने उनको मिमिक भी किया। एंड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस एक जर्नलिस्ट पूछता है जेलेंस्की से कि आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते, कि आप जो प्रेसिडेंट ऑफिस है आप उसकी मर्यादा को नहीं रखते। Why don't you wear a suit? You're at the highest. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I the don't have dignity of this such- office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like this? something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper. तो मुझे समझ में नहीं आता कि किसी के कपड़े से उसके ऑफिस की मर्यादा कैसे मतलब मेंटेन होती नहीं होती। ये थोड़ा-सा समझ से बाहर है। अगर कोई सिंपल कपड़े पहनता है, क्या वो अपने ऑफिस को अच्छे से लीड नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है कि क्या ज़रूरी है किसी को कोट पैंट ही पहन के अपने ऑफिस को लीड कर सकता है? शायद ऐसा नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा-सा अटपटा भी मुझे क्वेश्चन लगा बिकॉज़ मैंने पूरी डिबेट देखी एंड उस पूरी डिबेट में शायद मैं नहीं कह सकता कि जेलेंस्की कहीं पर गलत थे। उनकी बातें बिल्कुल ठीक थी एंड वो बहुत ही जेन्युइन बातें थी एंड वे अपनी बातों को लेके बहुत ही फॉरवर्ड रहे एंड इस चीज़ से मुझे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। एंड अगर आपको इनका आर्गुमेंट समझना है एंड देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके देखिएगा एंड समझिएगा क्या सच में जो जेलेंस्की है वो गलत थे, क्या वे सच में एक डिक्टेटरशिप को यूक्रेन के अंदर लीड कर रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी करने वाली बात है कि जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है उनको बिकॉज़ इतनी टफ सिचुएशन में भी वे अपने आप को काफ़ी फॉरवर्ड रखते हैं एंड ये भी समझना होगा कि जो यूक्रेन के साथ जो यूरोप की बहुत सारी कंट्री भी खड़ी है बिकॉज़ ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कई बार कोशिश की कहने की जो यूक्रेन को जो यूरोप से काफ़ी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जेलेंस्की ने साफ किया एंड जेलेंस्की ने अप्रिशिएट किया कि जो यूक्रेन को अदर जो कंट्रीज़ है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स अमेरिका ने सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन अदर कंट्रीज़ ने भी यूक्रेन को सपोर्ट किया। इस चीज़ को वे पीछे नहीं हटे, चाहते तो वे हाँ में हाँ भी कर सकते थे बट उन्होंने नहीं किया। Yes, and we can use it. Use it for LNG. Use it for LNG, and we will do it. And really, we can help Europe because Europe really helped. President Trump said that they made less support, but they are our friends and they are our very supportive partners. They really gave a lot, Mr. President. They did. I think.
एंड उसके बाद जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, काफ़ी सारे लीडर्स ने जो इस आर्गुमेंट पे अपनी कमेंट्स भी दी एंड काफ़ी सारे लीडर्स ने साफ-साफ शब्दों में बोला है कि हम बिल्कुल ही क्लियर कट है, हम यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन के साथ ही रहेंगे। तो अब हमें समझना होगा नाटो के बारे में। तो नाटो एक एजेंसी है जो अमेरिका और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के लिए काम करती है। तो नाटो के अकॉर्डिंग क्या है कि नाटो की किसी भी कंट्री पर अगर कोई कंट्री अटैक करती है तो नाटो उस अटैक को अपने ऊपर अटैक समझेगा एंड उसमें उस वॉर में वो उसके अगेंस्ट लड़ेगा। तो इस तरह से क्या है कि नाटो एक सिक्योरिटी देती है यूरोप की कुछ कंट्रीज़ को। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब अमेरिका दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है, उसको सिक्योरिटी देती है, तो उस सिक्योरिटी के एवज़ में वो कुछ ना कुछ उनसे भुगतान लेती है। वो भुगतान हो सकता है कि वो उनके मिनरल्स ले या फिर उनसे कुछ पैसा ले, ओके? तो इस तरह का काम कर होता है। तो ये सिमिलर कुछ लाइक सब्सिडी अलायंस की तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, तो ये सब्सिडी अलायंस की तरह से है। तो अमेरिका कभी भी किसी का सपोर्ट शायद बगैर किसी भी लालच के नहीं कर सकता। ये शायद मैंने काफ़ी सारी किताबों में पढ़ा है एंड ये शायद हकीकत है। एंड कुछ इसी तरह का मामला अभी यूक्रेन के साथ भी था, बिकॉज़ यूक्रेन के साथ वो साफ-साफ चाहता था कि जो मिनरल्स है उसके, उस पर उसको होल्ड हो जाए एंड उसमें वो कहीं न कहीं जो रशिया से बात करके मीडिएटर बन के इनके जो वॉर है उसको रुकवा दे। एंड बात ये है कि अगर वॉर रुकवा देते, लेकिन ये वॉर कब तक रुकता? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। एंड जैसे ही 3 साल पहले जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था, तो तब बहुत सारे अटकलें लगाए जा रहे थे कि ये वॉर जो है काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा एंड इस चीज़ को लेके अमेरिकन जो प्रेज़िडेंट है, उन्होंने भी तंज़ कसा है कि अगर आपके पास हमारे हथियार ना होते, तो आप 2 हफ़्ते के अंदर ख़त्म हो जाते। तो उसपे ज़ेलेंस्की ने बड़ा प्यारा-सा आंसर दिया था कि हाँ, हमने भी सुना है कि जो पुतिन है, उन्होंने बोला था कि 2 हफ़्ते नहीं, 3 दिन। आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। Through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. तो जिस तरह से फॉरवर्ड एंड अच्छे से उन्होंने आंसर किया है एक ऐसी कंट्री के लीडर के सामने बैठ के, जिसके सामने शायद अदर कोई लीडर होता तो शायद वो अपना मुंह ना खोलता, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड अपनी बात को रखा। तो यहाँ पर ये क्योंकि अमेरिका केवल वो चाहता है कि वो सीज़ फायर करे, लेकिन जो ज़ेलेंस्की है उनका साफ-साफ था कि ठीक है, सीज़ फायर अगर कर लेता है कि सीज़ फायर करने के बाद कितना मतलब कितना सिक्योरिटी हमारे पास रहेगी कि सीज़ फायर का दोबारा से रशिया वो उसको ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज़ इससे पहले भी रशिया कई बार सीज़ फायर को ब्रेक कर चुका है एंड जिसकी वजह से उनके जो बॉर्डर पे जो सिटीज़न्स रहते हैं, जो बॉर्डर पर जो मिलिट्री फोर्स रहती है, वो उनको दिक्कत पड़ती है। ओके, तो इस सीज़ फायर से कब तक उनको सिक्योरिटी मिलेगी? तो वो जो यूक्रेन है, जो यूक्रेन प्रेज़िडेंट है, वो बहुत क्लियर करते हैं कि हमें सीज़ फायर नहीं चाहिए, हमें आपसे सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी देते हैं हमें, तो हम आपको मिनरल्स देने के लिए तैयार हैं। तो ये बात बढ़ते बहुत आगे तक बढ़ी एंड इसी दौरान जो जैसे मैं पूरे के पूरे इस इंटरव्यू को देखा, तो इस इंटरव्यू में मुझे ये समझ में आया कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहाँ के जो प्रीवियस लीडर थे, मतलब जो एक्स प्रेज़िडेंट थे, ओके, जो बाइडेन, तो उनको उन्होंने इवन एक तरह से मूर्ख प्रेज़िडेंट भी बोला कि वो एक मैड प्रेज़िडेंट है, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको $500 बिलियन तक का सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत ही मतलब ये समझने वाला है कि किस तरह से एक ऐसी कंट्री का लीडर्स इस तरह की भाषा का यूज़ कर सकता है। ओके, तो ये बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा कि वो किस भाषा का यूज़ करे, किसका नहीं। तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन हाँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय।